इस लेक्चर में हम सबसे पहले जानेंगे फ्रांसीसियों के और अंग्रेजों के बारे में। जो पहले के लेक्चर थे उनमें हमने देख लिया है कर्नाटक के प्रथम युद्ध तक, और अब हम इस लेक्चर में जाएंगे वो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध इस ईस्वी से 1754 ईस्वी तक हुआ। 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक हुआ। वो देख लीजिए कि महत्वपूर्ण तथ्य जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हमारा स्ट्रक्चर है। पहली चीज स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। तो स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि कर्नाटक जो था, ये देखिए स्ट्रक्चर जैसे है कर्नाटक के जो युद्ध होता था, तो ये जैसे यहाँ पर ये कर्नाटक है और ये हैदराबाद है। तो जो कर्नाटक था, कर्नाटक का नवाब बोला जाता था। कर्नाटक में जो शासन करता था वो नवाब बोला जाता था। यहाँ का जो प्रांतपति था वो नवाब बोला जाता था। यहाँ का जो प्रांतपति एक प्रकार से था, शासक था, उसको निजाम बोला जाता था। तो हैदराबाद का निजाम था, कर्नाटक का नवाब था। तो कर्नाटक का नवाब इसमें नासिर जंग था। अब थोड़ा और देख लेते हैं कि असफजाह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। असफजाह निजाम उल मुल्क, असफजाह निजाम उल मुल्क, इसके दो पुत्र थे। असफजाह निजाम उल मुल्क के दो पुत्र थे। तो ये नासिर जंग जो था एक प्रकार से इसका जो पुत्र था, ये क्या था, नासिर जंग था, इसका जो पुत्र था। इस असफजाह के दो पुत्र थे। कौन कौन से देखते हैं। एक इधर जो था, इधर हम नासिर जंग था, और दूसरा पुत्र था वो हमें पता नहीं, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके उसका दूसरा पुत्र था। इसका जो पुत्र था, दूसरे वाले पुत्र का, ये पुत्र था इसका, ये मुजफ्फर जंग था। कौन था, मुजफ्फर जंग था। और ये असफजाह थे, और इसका जो रिलेशन था वो पौत्र का रिलेशन था। मतलब असफजाह का ये मुजफ्फर जंग पौत्र था। तो वह ये कि 1748 ईस्वी की बात है। तो 1748 ईस्वी में सेंट थॉम का युद्ध हुआ था। इसके बाद 1748 ईस्वी में असफजाह उल मुल्क की मृत्यु हो गई। असफजाह उल मुल्क की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, असफजाह उल मुल्क की। और इसकी जब मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। अब इधर देख लेते हैं, इधर हम हैदराबाद कर लेते हैं, इधर कर्नाटक कर लेते हैं। ये हो गया हैदराबाद और कर्नाटक। यहाँ का जो निजाम था, हैदराबाद का जो निजाम था वो नासिर जंग बना, नासिर जंग बना। और कर्नाटक में अनवरुद्दीन शासन करता था। कौन शासन करता था, अनवरुद्दीन शासन करता था। अब ये दोनों अंग्रेजों के अंडर में थे, ये दोनों अंग्रेजों के अंडर में थे। अंग्रेज इन पे जो है प्रकार से शासित थे, अंग्रेजों द्वारा शासित थे। इसके बाद अब फ्रांसीसी जो थे वो कुछ कर नहीं पाते, उनको कुछ फायदा नहीं मिल रहा था। फ्रांसीसियों को कुछ फायदा नहीं मिल रहा था। फ्रांसीसियों ने जो है अब सोचा निजाम पद के लिए इधर मुजफ्फर जंग जो नासिर जंग का भांजा था, एक प्रकार से भांजा कह सकते हैं या भतीजा कह सकते हैं, भतीजा था। तो नासिर जंग का वो भतीजा था। तो ये यहाँ पे एक प्रकार से शासन कर रहा था नासिर जंग। तो फ्रांसीसियों ने इधर निजाम पद के लिए मुजफ्फर जंग, और इधर नवाब पद के लिए इन्होंने लड़ा दिया उसको। इनका जो एक मतलब दोस्त था, जो भूतपूर्व नवाब था एक प्रकार से, इसके बारे में थोड़ा ध्यान लीजिए। जो यहाँ पे भूतपूर्व नवाब था, इसके पहले जो यहाँ नवाब पद के लिए जो इसके पहले नवाब था, उसका जो दोस्त था अली का जो दामाद चंदा साहब था, उसको निजाम पद के लिए, चंदा साहब को निजाम पद के लिए इन्होंने नामित किया। अब ये हुआ कि ये तीनों ने मिल करके कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। किस पे आक्रमण कर दिया, कर्नाटक पे आक्रमण कर दिया। इन तीनों ने मिल करके, त्रिकुट शक्तियों ने कर्नाटक पे आक्रमण कर दिया। अंबूर का, तो 1749 ईस्वी में अंबूर का युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में हुआ ये कि त्रिकुट शक्तियां जीत गई। जब तीनों शक्तियां जीत गई तो यहाँ पे चंदा साहब कर्नाटक में जो है वो चंदा साहब को नवाब बना दिया। कर्नाटक का नवाब किसको बना दिया गया, चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। अब उधर अंग्रेजों को बहुत खलने लगा ये। अंग्रेज भी शांत अब नहीं रहे। इन्होंने निजाम पद के लिए नासिर जंग, और नवाब पद के लिए कर्नाटक के इसको मोहम्मद अली को एक प्रकार से रखा। कर्नाटक पर आक्रमण किया और त्रिगुट शक्तियों को पराजित कर दिया। इन लोगों ने तीनों शक्तियों को पराजित कर दिया, त्रिगुट शक्तियों को पराजित किया। और त्रिगुट शक्तियां जब पराजित हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, इसके ये जो नासिर जंग था, इसकी सेना ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह में नासिर जंग मार दिया गया। अब नासिर जंग मार दिया गया तो हुआ ये कि नासिर जंग के मर जाने के बाद निजाम का पद खाली हो गया। अब डुप्ले ने फायदा उठाया। डुप्ले ने दो फायदे उठाए।
एक दो वो नियुक्त करने के लिए रखे। अपना एक जो सेनापति था बुस्से, जिसका नाम था बुस्से, और दूसरा इसका जो मुजफ्फरजंग था नवाब पद के लिए नामित था। तो इन दोनों को साथ में हैदराबाद के निजाम पद के लिए भेजा। लेकिन इसकी बीच में हत्या कर दी कुछ विद्रोहियों। इसकी क्या कर दी, इसकी जो है बीच में हत्या हो गई, इसकी बीच में हत्या कर दी। और अब ये जो बुस्से था, तो बुस्से यहाँ से मतलब गया जब, तो वहां पे नासिर जंग का जो एक प्रकार से छोटा भाई, एक प्रकार से सलावतगंज को इसने क्या बनाया, सलावत जंग को इसने वहां का निजाम बना दिया। इसको क्या बना दिया, वहां का निजाम बना दिया। सलावत जंग को इसने निजाम बना दिया। सलावत जंग ने को निजाम बनाने पे सलावत जंग ने इसको जो है उत्तरी हैदराबाद दे दिया था। क्या दे दिया था, उत्तरी हैदराबाद दे दिया था। जब चंदा साहब को नवाब बनाया था तब इन्होंने क्या दे दिया था, हमें एक क्वेश्चन रह गया। जब इन्होंने चंदा साहब को नवाब बनाया था तो पांडिचेरी के पास का क्षेत्र दे दिया था। पांडिचेरी के पास का क्षेत्र इन्होंने दे दिया था जब इन्होंने चंदा साहब को नवाब बनाया था। अब हुआ ये कि अगला जो युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने मद्रास में सैंडर्स को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया, सैंडर्स को नियुक्त किया था। और सैंडर्स को नियुक्त करने के मोहम्मद अली की सहायता के लिए। अब यहाँ पे इसको घेरे थे सैंडर्स को। ये कहाँ पे था, तिरुचिरापल्ली में, तिरुचिरापल्ली के दुर्ग में इसको घेरा था कौन, चंदा साहब। अब चंदा साहब इसको घेरा था। क्लाइव के दिमाग में एक उपाय सूझा। क्लाइव के दिमाग में इसने सैंडर्स को उपाय दिया कि अगर जो ये अरकाट पे इस समय आक्रमण कर दे तो चंदा साहब का घेरा स्वतः उठ जाएगा। तो हुआ यही, इसने जो है अरकाट पे आक्रमण किया। इसने जो है अरकाट पे आक्रमण किया 1752 ईस्वी में। अरकाट पे आक्रमण किया जब 1752 ईस्वी में अरकाट पे आक्रमण किया तो मतलब उधर से चंदा साहब जो है छोड़ के अरकाट की राजधानी पे भागा। तो बीच में इसके तंजौर के राजा ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। जब अरकाट पहुंच रहा था तो इसके जो है बीच में तंजौर के राजा ने इसकी हत्या कर दी, जो है इसकी हत्या कर दी। तो अब 1754 ईस्वी की बात है। 1754 ईस्वी में डुप्ले को गवर्नमेंट ने यहाँ पे वापस बुला लिया के नीचे से। उसके बाद 1754 ईस्वी में गोहेडो या गौडियो इसका कहीं कहीं नाम देते हैं। ये यहाँ पे आया के लिए ऊपर से, मतलब वैसे हम पढ़ते हैं, याद करने में आसानी रहती है। यहाँ पे आया, उसके बाद में ये ऊपर कर दें। उसके बाद में अगला जो आया, ये जो युद्ध हुआ आते ही गोहेदो या गौडियो आते ही युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी। युद्ध की इसने समाप्ति घोषणा कर दी और पांडिचेरी की संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति हो गई। पांडिचेरी की संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति हो गई। तो हुआ यह कि ये जो है मतलब अच्छा नहीं लगा था एक प्रकार से, इसको डुप्ले को अच्छा नहीं लगा। मैंने इतना संघर्ष किया, उसके बाद जो है एक प्रकार से सब लिख के रख दिया था उसने, डुप्ले ने, कि ये जो है आप कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है एक प्रकार से, ठीक है। अपने विनाश पे हस्ताक्षर किए हैं गोहेडो ने, ऐसा उसने लिख दिया था। और इसके बाद जो हुआ था कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध देख लीजिए। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 ईस्वी से 1700 कब तक हुआ था, 63 ईस्वी तक। 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक। इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो पांडिचेरी की जो संधि थी एक प्रकार से असफल साबित हुई, मतलब अस्थायी साबित हुई, असफल साबित हुई। फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में क्या कर रहे थे, लड़ाई करने लगे, एक दूसरे की कंपनियों पे आक्रमण करने लगे। अब फ्रांसीसी लड़ाई करने लगे। अब हुआ ये कि क्लाइव को 2 फायदे हो गए। क्लाइव के 2 फायदे देख लीजिए। क्लाइव के कौन कौन से फायदे। क्लाइव जो था उसने क्या किया, चंद्रनगर पे आक्रमण किया। इसके सर आयर वुड के नेतृत्व में, सर आयर वाटसन के नेतृत्व में इसने जो है चंद्रनगर पर आक्रमण करके इस पर कब्जा कर लिया। इस पर जो है कब्जा कर लिया। 1757 ईस्वी में इसने कब्जा किया था इस पे। 1757 ईस्वी में मतलब प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। सिराजुद्दौला को पराजित करके इस पर क्या कर लिया, बंगाल पर अधिकार कर लिया। बंगाल पर भी इसने अधिकार कर लिया। अब ये हुआ कि 1758 ईस्वी में गवर्नर 1756 ईस्वी में एक गवर्नर आया था काउंट डी लैली ने 3 काम किए थे यहाँ पे। ये देखिए, इसने 3 काम किए थे। देखते हैं। पहला इसने क्या किया था, पहला इसने आते ही क्या कर लिया था, इसने सेंट डेविड नामक किले पर क्या कर दिया था, घेरा डाल दिया था इसने। फोर्ट सेंट डेविड नामक एक किला जो था बंगाल में, तो उसका इसने घेरा डाल दिया। अब घेरा जब डाल दिया तो इसको घेरा डालने के बाद इसको विजित कर लिया 1758 ईस्वी में। इसको जीत लिया।
इसको जीतने के बाद में इसको हमने ग्रीन कलर से दिखाया और इसमें राइट का निशान लगा दिया। कैसे याद कर लेंगे, तो मतलब इसको इसने जीत लिया था। उसके बाद में दूसरा जो है तंजौर पे इसने घेरा डाला, तंजौर पे घेरा डाला तो इसको विजित नहीं कर सके, तो इसको हमने रेड कलर से दिखाया है। इसको कैसे दिखाया, रेड कलर से दिखाया है और इसमें क्रॉस का निशान लगा दिया, मतलब इसको जीत नहीं पाया। इसने मद्रास का घेरा डाला, इसको भी जीत नहीं सका, इसको भी हमने रेड से दिखाया है और क्रॉस से इसको डिनोट किया। जब इसने तंजौर का युद्ध हार गया था तो इसके जो है सारे द्वार बंद हो गए थे, ऐसा मतलब कुछ लोग ऐसा जो है बोला था, तो इसके सारे द्वार बंद हो गए हैं। तो इसके बाद जो है 1760 ईस्वी में वांडी वास का युद्ध हुआ। 1760 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ, वांडी वास का युद्ध हुआ। ये युद्ध अंग्रेजों के नेतृत्व सर आयरकूट प्लस इसके बीच हुआ था, काउंट डी लैली के बीच में हुआ था। इस युद्ध में काउंट डी लैली की हार हुई थी और हार होने के बाद में जो है ये युद्ध जीत गया था और इस युद्ध के द्वारा इनके सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। इनको चंद्रनगर और पांडिचेरी दो इनकी बस्तियां वापस कर दी गई थी, 2 बस्तियां इनकी वापस कर दी गई थी। आज इस प्रकार की जो मतलब जीते हुए क्षेत्र इनको वापस कर दिए गए थे। इनको अधिकार दे दिए थे कि अब ये ना तो सेना रख सकते हैं और ना ही अंग्रेजों पर आक्रमण कर सकते हैं और अपने किलों की मतलब किलेबंदी नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी कर दिया गया था। इस युद्ध की जो समाप्ति हुई थी 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ था। इस युद्ध की समाप्त हुआ था किस संधि के साथ, पेरिस की संधि के साथ।